क्वेश्चन नंबर चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 174। क्वेश्चन नंबर 174 क्या कह रहा है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है क्या होगा। तो डायग्राम में देखिए, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको। एक कार है जिसकी स्पीड है u, और ये ऐसे चल करके जा करके कहीं रुक गई, रेस्ट। तो हम लोग क्या कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस हुआ, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पहले तो चल रहा था, बाद में रुक गया ये s डिस्टेंस जाके, वो किसके बराबर होगा? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, अगेंस्ट फ्रिक्शन। क्यों? सोचो ना, ना तो कोई पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा, तो काइनेटिक एनर्जी कम होता, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता, तो हम कहते टोटल एनर्जी का ऐसा गणित है, एक कम हुआ दूसरा बढ़ा। लेकिन यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी था, बाद में नहीं है, पोटेंशियल में कोई बदलाव हुआ ही नहीं, एक ही लेवल पे चल रहा है गाड़ी। तो ये जो 174 नंबर वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन की आप बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन में हमने क्या देखा? हाफ एम यू स्क्वायर जो है ये एफ इंटू एस हो गया। एफ कौन सा? फ्रिक्शन वाला। तो यहां से हमने क्या देखा? यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एस, क्योंकि बाकी चीजें कांस्टेंट है। तो आप क्या लिखेंगे? u1 स्क्वायर बाई u2 स्क्वायर इक्वल्स टू s1 बाई s2। क्वेश्चन में क्या कहा गया? u1 को u कहा गया और स्पीड को क्या कर दिया गया है? ट्रिपल। तो u2 को मैंने 3u कह दिया, इसका स्क्वायर। तो पहले जो था डिस्प्लेसमेंट है s, तो s2 कितना होगा ये हम जानना चाहते हैं। तो यहां से चेक करो, लेफ्ट साइड में आ गया 1/9 और राइट साइड में आ गया s1 बाई s2। तो s2 कितना हो जाएगा? बाद वाला डिस्टेंस 9 टाइम्स s1। जिन लोगों के ऐसा लगता है कि ये समझ में आया, प्लीज हैंड राइज करें एक बार। बहुत बढ़िया युक्ति। अर्पिता, मनीषा, आरव, कार्तिक, हिमांक, राशि, एक बार और समझाऊं मैं आपको? नो सर, आ गया। बहुत बढ़िया। तो इस तरह हम लोगों ने ये पता कर लिया कि स्पीड ट्रिपल करेंगे तो क्या असर पड़ेगा। यहां हुआ क्या था ना कि m तो फिक्स ही है, कार का स्पीड आप बढ़ा रहे हो, फ्रिक्शन भी फिक्स है, क्योंकि वही कार है तो वही फ्रिक्शन होगा, रोड भी वही था, इसलिए तो हमने देखा यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एस। आप यदि इसे समझ गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 75, 175। Two bodies of mass M A M B are dropped from different height E and B. The ratio of time taken by them to reach to the ground. ध्यान से देखिए, एक बॉल को मैं ड्रॉप करता हूं और h हाइट ये नीचे आता है, तो ये ड्रॉप किया गया है, तो नीचे लाने का काम कौन करेगा? ग्रेविटी। आप क्या लिखते? s इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि u जो दिख रहा है दैट इज 0। तो t कितना हो जाता? √2s बाई ए। तो t किसके प्रोपोर्शनल दिखने लगा? t प्रोपोर्शनल दिखने लगा √2s के या √s के। ऐसा क्यों? क्योंकि आप कहेंगे
सिंस 2/g इज कांस्टेंट, दोनों केस में सेम आने वाला है, 2b और g, या 2/a इज कांस्टेंट सिंस 2/a इज कांस्टेंट। एक्सलेशन तो यही है ना, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन। तो आप क्या कहेंगे, T1/T2 किसके बराबर हो जाएगा, √H1/H2। दिया क्या हुआ है, हाइट a/b, √a/√b। तो एक्सलेशन के लिए एक को कंफ्यूज ना हम हो, इसलिए पहले से हटा लेते हैं, हाफ GT² सोचते हैं, और आप यहाँ 2s/g देख रहे हैं। तो a एक्चुअल में डिस्टेंस के लिए यूज कर रहा है, तो H1/H2 के बदले a/b, स्क्वायर रूट तो है ही। तो आपको 175 का आंसर समझ में आ गया होगा कि मास पर ये डिपेंड करता नहीं है, बॉल को गिराएंगे तो जमीन तक आने में जो लगने वाला टाइम है वो मास पे डिपेंड नहीं करेगा। यदि ये पॉइंट क्लियर है तो नेक्स्ट 176 को देखते हैं। A person throws ball with a velocity v from top of a building in vertically upward direction. The ball reaches the ground with a speed 3v. बहुत बढ़िया। तो ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस जो है s या h हम ढूंढ रहे हैं, बॉल को हमने थ्रो किया v स्पीड से, और ये एक टावर देख रहे हैं h हाइट का, बॉल a से गया होगा मान लो b तक, और जैसे ये गया होगा वैसे ये मुड़ करके वापस भी आया होगा, और बॉल जब वापस आया होगा तो ऊपर में कहीं ना कहीं ये रेस्ट पे होगा, और वापस आते आते इसकी स्पीड फिर से क्या हो गया होगा, v। आप जिस स्पीड से फेंकोगे वापस कैच उसी स्पीड से करोगे, लेकिन आपने छोड़ दिया, कैच नहीं किया, नीचे जाने दिया, और जमीन तक कितने स्पीड से पहुंचा, 3v से। ए से बी सोचो, बी से सी सोचो, और सी से फिर डी सोचो। तो ये नीचे जो था वो सी से डी, एक्सेलरेशन कितना है, जी। तो ध्यान से देखो, C/D v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, v² के बदले 3v² प्लस v² प्लस 2gh, 9v² इक्वल्स टू v² प्लस 2gh, 8v² इक्वल्स टू 2gh, h कितना हो गया, 4v² बाई g। क्या ये आइडिया समझ में आया कि एक ही लेवल पे आपने जहां से थ्रो किया था टावर के टॉप से, तो पहले गया होगा ऊपर, ऊपर कहीं आकर के ये रेस्ट पे आ गया होगा, और फिर ये ग्रेविटी के कारण रिटर्न हुआ होगा, और रिटर्न होने के बाद आप देख रहे हैं कि ये सी पे आते आते उसी वेलोसिटी पे आ गया, और सी से डी जो गया नीचे वो कितना है, तो हाइट टावर का, और वही हमें बताना था। तो सी से डी के लिए हमने क्या लिख दिया, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, नीचे ही मैंने प्लस माना, इनिशियल वेलोसिटी प्लस v, फाइनल वेलोसिटी प्लस 3v, एक्सेलरेशन प्लस g, डिस्प्लेसमेंट प्लस h, फॉर्मूले में रख दिया v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, और हमें h का वैल्यू पता चल गया। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं, और जिनके समझ में आ गया हो वो हैंड राइज कर दे। बहुत बढ़िया, अर्पिता, कार्तिक, मनीषका, युक्ति, बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया। आरव, हिमांग, राशि, बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने ये पता कर दिया कि हाइट क्या होगा, काइनेमेटिक्स ही था। तो आपने 174 देखा, 5 देखा, 6 देखा। अब 7 के बारे में सोचते हैं। क्या कह रहा है? ए बोतल फुल ऑफ वाटर containing an air bubble is rotated in horizontal circle by a straight string tied to the neck of the bottle, then air bubble will. एक काम करो, इंटरेस्टिंग है। एक बर्तन है और इस बर्तन में पानी है, और पानी में देख रहे हैं एयर बबल। और ये इस पे एक लग रहा है mg और एक लग रहा है F/c। ये जो बायसी मान लो नहीं जानते तो F U2 लिक्विड। लिक्विड ने जो फोर्स लगाया बबल पे वो है ऊपर की तरफ। अब मुझे ये बताओ कि बबल जाता किधर है? यदि लोहे का बॉल पानी में डालते तो वो नीचे जाता वेट के कारण, और बबल किधर जाता है? वेट के कारण जिधर बॉल को जाना था उसके अपोजिट। क्यों? क्योंकि बबल का वेट नेग्लेजिबल है। वो जो बबल है स्फेरिकल, उसमें एयर है जो नेग्लेजिबल वेट का है। लेकिन बायंसी कहेंगे जितना लिक्विड उस बबल ने डिस्प्लेस किया उसके वेट के बराबर। लिक्विड का वेट तो ज्यादा होगा, तो बायंसी ज्यादा होने के कारण ग्रेविटी के अपोजिट हम भागते देख रहे हैं बबल को। तो बबल मूव्स अपोजिट टू ग्रेविटी। बबल मूव्स अपोजिट टू ग्रेविटी। एक आइडिया तो ये हमने सीखा। यदि प्लास्टिक का बॉल होता तो भी वो ऊपर भागता है, क्योंकि प्लास्टिक के बॉल का खुद का वेट नेग्लेजिबल, जितना उसने लिक्विड डिस्प्लेस किया उसका वेट डोमिनेटिंग, इसलिए ऊपर भागता है। तो अब इतना फील कर लिया कि सॉलिड बॉल जिधर जाता, सॉलिड स्फेयर आयरन का जिधर जाता उसके अपोजिट ये बबल जाए, क्योंकि उसका बिहेवियर जस्ट अपोजिट है, ऐसा फील करो। अब एक काम करो, एक कार के भीतर खुद को इमेजिन करो, और कार को जाते देखो एक सर्कुलर रोड पे, कर्व्ड रोड पे। यदि कार को कर्व्ड रोड पे आप जाते देखोगे तो प्रैक्टिकली फील करो तो कार के सर्कुलर पाथ पे होने पर सेंटर की तरफ एक एक्सलेशन होता है जिसे सेंट्रीपिटल एक्सलेशन कहते हैं, v²/r। और चूंकि ये कार एक्सलरेटेड है तो कार में जो भी ऑब्जेक्ट होगा उस पे रेडियली आउटवर्ड एक्सलेशन के अपोजिट एक फोर्स लगता है जिसे कहते हैं स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये mv² बाय r जो आप देख रहे हैं ना,
ये स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इस फोर्स को कार में बैठने पर आप फील करते हो और बगल वाले को धकेलते हो, सोचते हो दरवाजे से बाहर धकेलिए गिरा दूंगा, या आपके बगल में दरवाजा है तो दरवाजे पे जोर लगाते हो। सोचो ना, अचानक से चलती हुई कार में आप बैठे हो और अचानक से टर्न ले, तो आप बाहर वाले गेट की तरफ, रेडियली आउटवर्ड जो गेट होगा उसकी तरफ धकेले जाते हैं। यदि ऐसा फील किया है तो हैंड राइज करें, हाँ भाई। कार टर्न ले तो अचानक बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड, आपको लगता है कोई धकेल के भूत दरवाजे से बाहर फेंक देगा आपको, रेडियली आउटवर्ड। यदि ये फील किया हो या समझ में आ रहा हो तो हैंड राइज करें। कार टर्न लेगा तो आप किधर फेंके जाते हैं? कार के भीतर में यदि कोई पेंडुलम टंगा हो, कोई गुड़िया, कोई डॉल टंगा हुआ हो कार के छत से, तो वो भी किधर हो जाता है टिल्टेड? तो राइट की तरफ, यदि लेफ्ट टर्न लेते हैं, रेडियली आउटवर्ड राइट की तरफ। स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह सकते हो। और आप में से केवल 3 बच्चे को ऐसा फील आया है और आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स। कभी कार में बैठना मेरे साथ, सब फील करोगे। चलो फिर से बताओ, कार में यदि मैं आपको चढ़ा लेता हूं और कार ऐसे बहुत स्पीड में किसी कर्व रोड पे आएगा, आप सब इस दीवार की तरफ धकेले जाओगे या नहीं धकेले जाओगे? ये बताओ, धकेले जाओगे? यस सर। किनको किनको लग रहा है कि वो रेडियस के अलोंग आउटवर्ड धकेले जाते हैं? हैंड राइज करिए प्लीज। यदि ऐसा नहीं लग रहा तो आगे तो मैं वैसे ही नहीं कुछ बोल पाऊंगा। तो यदि कोई कार के भीतर छत से टंगा हुआ होता ब्लॉक, तो ब्लॉक भी यदि कार टर्न लेती इधर जाते हुए, तो ब्लॉक पे एक स्यूडो फोर्स आता। और आप जैसे कार में आप देख रहे हैं कि ये फोर्स लगेगा रेडियली आउटवर्ड, इसी का नाम है स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो कार में कोई भी हेवी बक्सा रखा होगा, मान लो एक संदूक रखा हुआ है ट्रक के भीतर, और ट्रक बहुत स्पीड में टर्न ले, तो वो भी किस दीवार के पास चली जाएगी? रेडियली आउटवर्ड, जो दाएं तरफ की, यदि वो जा रहा है आंखों के सामने सीधे रोड पे, और वो रोड आर्क है, सर्कुलर है, और लेफ्ट टर्न ले रही है, वो जो ब्लॉक है वो ड्राइव करने वाले ड्राइवर के डायरेक्शन के 90 डिग्री पे राइट साइड में वो लग रहा होगा स्यूडो फोर्स। लेकिन इस स्यूडो फोर्स के कारण, पहले तो इसे फील करो। अब यदि मैं बात करता हूं, प्रैक्टिकली देखना, कि एक धागे से एक ब्लॉक को बांधकर v स्पीड से सर्कुलर पाथ पे मैं घुमाना चाहता हूं, तो ब्लॉक को स्यूडो फोर्स mv²/r आप लगता देखोगे बाहर की तरफ, और उसको भीतर की तरफ संभालने का काम कर रहा होगा टेंशन। तो यदि धागे से बांधकर आपने किसी ब्लॉक को घुमाना शुरू किया, तो वो स्यूडो फोर्स फील करेगा, और ये टेंशन किसके बराबर होगा? mv²/r के बराबर होगा, यदि वो बंधा हुआ सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो। ये v²/r, v स्पीड से r रेडियस पे घूमने वाले पार्टिकल का एक्सेलरेशन होता है, और मास से मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स हुआ। और ये जो स्यूडो फोर्स फील करते हैं हम किसी घूमने वाले फ्रेम में, जब ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा होगा mv²r, वो उसका वैल्यू है r। आप चेक करो ना कि एक ट्यूब है और ट्यूब में हल्का पानी भरा हुआ था, और मैंने इस ट्यूब को घुमाना शुरू किया, ग्रेविटी अभी भूल जाना, सर्कुलर पाथ पे, तो जितना भी
ट्यूब के भीतर पानी के मॉलिक्यूल हैं, उन सारे मॉलिक्यूलों पे फोर्स किधर लगता होगा? इस तरफ। तो जिस ये कौन सा फोर्स? वही स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल। तो होगा क्या कि यदि कहीं यहां पर कोई लोहे का टुकड़ा होता, आयरन बॉल, वो स्यूडो फोर्स के कारण किधर शिफ्ट हो जाता? इधर, रेडियली आउटवर्ड। और यदि यहां पर कोई एयर बबल होता, तो एयर बबल बिहेवियर क्या होगा? पानी में जैसे लोहे का बॉल देते हैं वो नीचे जाता है ग्रेविटी के डायरेक्शन में। यदि यहाँ इस ट्यूब में रखा है एक लोहे का बॉल, तो वो स्यूडो फोर्स के कारण किधर जाएगा? राइट की तरफ, सेंटर से दूर, सेंटर से दूर, राइट की तरफ। लेकिन एयर बबल किधर जाएगा? तो अब आप मुझे खुद सोच करके बताइए ना कि लोहे के बॉल इस ट्यूब में होता, सोचो ना, एक 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 लोहे का रॉड ले लेते हैं, इस रॉड पे एक रिंग फंसा देते हैं, रिंग, और बहुत तेजी से इसे घुमाने की सोचते हैं। तो यदि इसे बहुत तेजी से घुमाने की सोचते हैं, तो रॉड में फंसा हुआ जो है रिंग, उसका एक चांस बनता है कि रिंग जो हो शिफ्ट होके बाहर आ जाए। आप मुझे ये हाँ बताइए। हाँ हाँ हाँ। सॉरी। तो ये स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? जैसे ये घुमा रहे हैं आप, तो स्यूडो फोर्स किधर लगता है? रेडियली आउटवर्ड, स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल। तो ये लोहे का रिंग है, आयरन रिंग, तब वो किधर आ जाएगा? रेडियली आउटवर्ड। लेकिन यदि यहां ट्यूब में पानी हो, ट्यूब हो गया एक, ट्यूब में है वाटर और उसमें है एयर बबल, और यदि इस ट्यूब को आप घुमाते हैं, तो लोहे का बॉल होता तो वो जाता है रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, आयरन बॉल। लेकिन यदि एयर बबल है तो किधर शिफ्ट करेगा? सेंटर की तरफ शिफ्ट करेगा। पानी सारा चाहेगा राइट साइड चले जाए, ट्यूब के राइट साइड वाली दीवार को धकेल दे, और जो एयर बबल होगा जिधर प्रेशर हाई है उधर नहीं जाके, जिधर प्रेशर लो है, बबल हल्का है ना, उधर चला है। नीचे वाला फोर्स धकेल के, मतलब जिधर हाई प्रेशर वाला है वो धकेल के बॉल वो एयर बबल को लो प्रेशर वाले जोन की तरफ ले आएगा। एक क्वेश्चन यहां और बनता है, एक कंटेनर में पानी है भरा हुआ, यदि उसको एक्सलरेट करेंगे तो पानी ऐसे ही दिखेगा या पानी के सरफेस का शेप बदल जाएगा? क्या लगता है आपको? फिर बदल जाएगा। मनीषा, आपसे पूछा गया कि यहाँ पर एक एयर बबल है, अब एक्सलरेटेड बर्तन में, तो इस एक्सलरेटेड बर्तन में जो एयर बबल है वो किधर मूव करेगा? नंबर 1 इधर, नंबर 2 इधर, नंबर 3 इधर, नंबर 4 इधर। किधर मूव करेगा एयर बबल? इन वाटर। 1 2 3 4 में आंसर क्या होगा? फाइंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एयर बबल। कौन सा हो जाएगा सॉल्यूशन? मनीष का आप बताइए, एयर बबल को किस रास्ते पे जाना चाहिए?
1 नंबर पे या 4 नंबर पे या 2 नंबर पे या 3 नंबर पे? सर स्यूडो फोर्स तो एक के ऑपोजिट लगेगा तो फिर 2। तो ध्यान से देखिए, यदि कोई पत्थर होता तो एक mg लगता, एक ma लगता, और ये इधर रिजल्टेंट आ जाता अंडर रूट ma² प्लस mg²। तो लोहे का बॉल होता तो इधर आता, आयरन बॉल मूव, ये इधर मूव करता, रिजल्टेंट फोर्स है। स्यूडो फोर्स किधर लगाते हैं? जिधर एक्सलेटेड दिखता है फ्रेम उसके अपोजिट। तो जिधर ये नेट, इसे आप कहते हैं mg इफेक्टिव। तो जिधर ये g इफेक्टिव है ना, उसके अपोजिट जाएगा एयर बबल। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एयर बबल, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एयर बबल इज अपोजिट टू g और g इफेक्टिव। इन ये जो किसी भी जगह एयर बबल का मूवमेंट होता है वो या तो जी के अपोजिट दिखेगा या जी इफेक्टिव जो आएगा जिधर रिजल्टेंट फोर्स है स्यूडो और एमजी का, उसके अपोजिट जाता दिखेगा। एयर बबल पे ये महाभारत आपको सुनना पड़ा जबरदस्ती। तो उम्मीद मैं करूं कि जो एयर बबल वाला क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। हैंड राइज करिए जिनके लगता है समझ में आया हो। सर आप क्वेश्चन दिखाइए तब तो मैं बात करूं आपसे कि क्या समझना था। ये आपको पढ़ना था क्वेश्चन नंबर 177। तो बबल किधर जाएगा? रिमेन अनअफेक्टेड, टू बी कलेक्टेड एट बॉटम, टू बी कलेक्टेड एट वॉल ऑफ द बोतल, टू बी कलेक्टेड एट द नेक। नेक। परफेक्ट। तो यदि बोतल को ऐसे हम देख रहे हैं और बोतल को मैं सिल मान लेता हूं, इसके भीतर वाटर है, सोचो यदि इसको मैं धागे से बांधता ऐसे और इसको घुमाते रहता सर्कुलर पाथ पे, तो जो यहां पर एयर बबल होता, यदि कोई पार्टिकल होता लोहे जैसा तो वो चला जाता बॉटम की तरफ राइट। और यदि आप देख रहे हैं कि एयर बबल है तो चला आएगा नेक के पास, ये इधर शिफ्ट करेगा। नेक्स्ट वन, ये था 177। नेक्स्ट 178। वन सेवेंटी एट। वही एक ही साथ भाग जाता है यार। देखते हैं 178 में 3 वोल्ट मीटर के बारे में बात की गई है।
when some potential difference is applied across A and B. ध्यान से देखिए, यहां पर एक बैटरी हमने लगा दी, ये कह दिया 100 वोल्ट, तो ऑब्वियस है कि यदि मैं यहाँ 0 वोल्ट कहूंगा तो ये 100 वोल्ट होगा, ये इधर भी 0 वोल्ट कहूंगा तो ये 100 वोल्ट होगा। यहाँ चूंकि कोई नहीं है इस बीच में, ना तो बैटरी नहीं तो कोई ऑब्जेक्ट, रेजिस्टेंस या वायर, तो यहाँ भी 100 वोल्ट आप कहोगे और यहाँ भी 100 वोल्ट कहोगे। यहाँ 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, और ऊपर जो है यहाँ भी 0 वोल्ट। तो यहां से यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V2, ये किसके बराबर, 0 वोल्ट। और यहाँ V2 100, सॉरी ये क्या है, V3 ये 100 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ 100 है 0, तो 100 माइनस 0 दैट इज, तो V3 हो गया। और ये V1 और V2 जो है आपस में सीरीज होकर के फिर 100 ही देने वाला है, V1 प्लस V2 जो है वो 100 होगा, तो V1 प्लस V2 ये 100 वोल्ट है, और V3 ये भी 100 वोल्ट है। हम क्या कह देंगे, V1 प्लस V2 और V3 एक जैसा होगा, और एक्सटर्नल एजेंट जितना अप्लाई कर रहा होगा वोल्टेज उसके बराबर होगा। क्या इस आइडिया को एक बार और समझाऊं? हाँ या ना बोलना ना प्लीज। नो सर। नो सर। जिनके समझ में आ गया हैंड राइज कर दो तो प्लीज। आरव, अर्पिता, एक बार और समझाऊं मैं? सो समझ। बहुत बढ़िया। तो कहानी आगे बढ़ाते हैं। 179 ए और बी के बीच हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। एक इसका शॉर्टकट है और एक इसका डिटेल है। तीन एम्पियर करंट है और 5 ओम का रेजिस्टेंस है। ये है P और ये है Q। बताइए, यदि करंट जा रहा हो लेफ्ट से राइट तो हायर पोटेंशियल कौन होगा? VP हायर, क्योंकि करंट हमेशा हाई से लो जाता है, और VQ हो जाएगा लोअर। तो VPQ यदि कोई लिखने को कहे, मतलब VP माइनस VQ यदि लिखने को कहे, हम कैसे लिख देंगे? तो फॉर्मूला याद है, V इक्वल्स टू IR। ये V जो है वो पोटेंशियल नहीं है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द आर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द आर, ये आइडिया पहले सेट करिए, बहुत छोटा सा आइडिया है। तो आप जब यहां देखते हैं एक P और यहां एक Q,
तो आपको VP माइनस VQ मैंने लिखना सिखाया। करंट लेफ्ट से राइट जा रही है, करंट लेफ्ट से राइट जा रही है, तो VP माइनस VQ किसके बराबर हो गया? IR के बराबर हो गया। I के बदले क्वेश्चन में दिख रहा है 3 और R के बदले दिख रहा है 1। ये काम यहां खत्म हो गया। इसके बाद देखो, रंग बदल दिया हमने। VQ माइनस VR की यदि बात करें, IR कितना हो जाएगा? I तो है 3 और R है 6। और VA माइनस VP देखो, तो बैटरी का पहले छोटी डंडी दिख रहा है, इसलिए -3 वोल्ट। और यदि इनको ऐड करें, राइट साइड को, लेफ्ट साइड को, तो VA माइनस VB कितना हो जाएगा? -3 + 3 + 18 वोल्ट। सर आपने ऐड कैसे किया लेफ्ट साइड में? तो देखो, ये माइनस है, ये प्लस कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस है, ये प्लस कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कौन? VA माइनस VB, PQ माइनस PB था, तो VA माइनस VB बचा रह गया, तो VA माइनस VB आया फाइनली कितना? तो N बहुत। तो ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिखना सीखा। जिनके समझ में आया हो प्लीज हैंड राइज करें। प्लीज हैंड राइज करें। बहुत बढ़िया, 2 मिनट वेट करें आप। यहाँ पर हम लोगों ने खोल पूरा ओ खोल बच्चा अपने चलो। जब ये यहाँ तक यदि आपको लगे ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 180। 3 equal resistors connected in series across a source of EMF and dissipate 10 watt, मतलब 10 joule per second. If the same resistor are connected in parallel across the same EMF, तो पावर डेसिपेशन कितना होगा? तो ध्यान से देखिएगा, जब आप सीरीज में जोड़ते हैं R + R + R, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया? 3R। और पावर का फॉर्मूला होता है V² / 3R। ये P1 पावर है। दूसरा, मैं कलर बदल रहा हूं, ये 3 जब पैरेलल में लिखेंगे तो 1/R पैरेलल क्या हो जाएगा? ये R सीरीज हो गया आपके पास, तो 1/R पैरेलल हो गया 1/R + 1/R + 1/R, तो 1/R पैरेलल हो गया 3/R। R पैरेलल जब आप देखते हैं तो ये R/3 हो जाता है। और जब पावर आप P2 देखेंगे तो P2 क्या लिखेंगे? वोल्टेज सोर्स तो वही है, V² / R/3। तो P2 आप कैसा लिख रहे हैं? P2 लिख रहे हैं 3V² /
R। तो P2 कैसा लिख रहे हैं, 3 इंटू 3v² बाय 3R। एक 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, एक 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 इंटू 3 ऊपर हो गया v² बाय R। 9 इंटू v² बाय 3R को पावर 1 कह देते हैं, और शुरू में पावर डेसिपेटेड था 10 वाट, तो अब कितना हो गया 90 वाट। जब 3 रेजिस्टेंस सीरीज में थे, ये 180 नंबर का सॉल्यूशन है। जब 3 रेजिस्टेंस थे सीरीज में, RS कैसे मिलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, R प्लस R प्लस R, दैट इज 3R। और पावर क्या होता है, वो फॉर्मूला है v² बाय सीरीज वाला जो टोटल आया है रेजिस्टेंस 3R, टोटल पावर डेसिपेटेड आ गया। और जब P2 की बात करेंगे तो ये पैरेलल वाली कहानी शुरू हुई, और पहले किसकी कहानी थी, सीरीज की। पैरेलल में 1/RP 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R 3/R, R/3 हो जाएगा R। नेक्स्ट, ये भी ओके। क्या मैं उम्मीद करूं ये भी समझ में आया? यस सर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 181। A long wire carries a steady current, is then bent into the circle of 1 turn and magnetic field at the center of the coil is B। ध्यान से देखिए, यदि यहां पर आपको फॉर्मूला एक जो कि 12th में मिलता है कि करंट, जब कोई करंट आई हो तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू लिखते हैं वो फॉर्मूला होता है μ0I/2R। और यदि L लेंथ का वायर का आपने रिंग बनाया तो L हो जाएगा 2πR के बराबर, क्योंकि एक लूप बनाया आपने, और ये सर्कुलर वायर का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। और ये गिवन है क्वेश्चन में कि L लेंथ का वायर है, ये रेडियस हमने मान लिया है R। सेंटर पे B देख लिया हमने, एट सेंटर मैग्नेटिक फील्ड। अब बताइए कि आपसे जब कहा जाता है बेंट इनटू n टर्न्स, तो n इंटू 2πR डैश, ये किसके बराबर हो जाएगा, L के बराबर हो जाएगा। R डैश कितना हो गया, L/2πN। और अब सेंटर पे नया वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, μ0I/2R डैश। ये कितना हो गया, μ0I/, और ये ऐसे कितने हैं, n टर्न है, μ0I/2R डैश के बदले लिखा L/2πN, और इसको ऊपर में मल्टीप्लाई किया हुआ है n से। ये यहां भी रिप्लेस कर देता हूं शुरू वाले में, μ0I/2 और R के बदले में L/2π। यहां देखिएगा ये कितना आ गया था, 2 कैंसिल आउट होके μ0I इंटू π/L हो गया था। और उसके बाद दूसरे वाले पार्ट में हम आ गए, ये B डैश कितना दिख रहा है, तो 2 और 2 यहां भी कैंसिल आउट हो गया, μ0I/π/L इंटू n²। ये किसके बराबर हो गया, B इंटू n² के बराबर हो गया। ये थोड़ा लेंदी है, इसको हम लोग कह देते हैं क्लास 12th वाला, यदि आप मैग्नेटिक फील्ड टॉपिक पढ़ लेते हैं, पहला मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो फिर ये ऐसे क्वेश्चंस आपके सही होने लगते हैं। आप में से क्या कुछ बच्चों को ये लगता है कि समझ में आ जाएगा, हैंड राइज करिए तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
यदि आप सबको ये लगता है तो आपकी मेहनत है, आपका कॉन्फिडेंस है। बहुत बढ़िया, बड़े अच्छे बच्चे हैं आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 182, if P and Q are distance of object and image from principal focus of concave mirror, ध्यान से देखिएगा, ये है फोकस, ये है सेंटर, यहां एक ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने और यहां कहीं इमेज बन गया। तो फोकस से डिस्टेंस कहा गया है, ये डिस्टेंस कहा गया है P ऑब्जेक्ट का, और इमेज का जो डिस्टेंस है फोकस से वो कहा गया है Q। और ये मिरर है, फोकस तक का डिस्टेंस आप लिखते हैं F, तो U का वैल्यू क्या लिख देंगे, P प्लस F, और पीछे माइनस चाहो तो लगा दो। V का वैल्यू क्या लिख देंगे, F प्लस Q, चाहो तो ये पीछे माइनस लगा दो। और आपको फोकल लेंथ कितना मिलने वाला है, -F, क्योंकि कॉनकेव है। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, मिरर फॉर्मूला कहता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अप्लाई करो, 1/v माइनस f प्लस q प्लस 1/u माइनस f प्लस p इक्वल्स टू -1/f। माइनस माइनस हर एक जगह से भगा दो, एलसीएम ले लो, f प्लस q प्लस f प्लस p अपॉन f प्लस q इंटू f प्लस p, राइट साइड में 1/f। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, और ये रिलेशन आ जाता है सॉल्व करने पर, ये f स्क्वायर इक्वल्स टू p इंटू क्यू। सॉल्व करके लेफ्ट राइट कट करते हुए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद ये रिलेशन आ जाता है। इसको कभी कभी न्यूटन्स फॉर्मूला भी कह देते हैं। ये भी कहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो 12th में न्यूटन्स फॉर्मूला, एफ स्क्वायर इक्वल्स टू पी एंड इंटू क्यू, जहां पी क्यू क्या है, डिस्टेंस, कहां से, फोकस से। क्वेश्चन नंबर 183, इसी तरह आप 183, 4, 5, 6 ये मैं रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर दूंगा, देख लीजिएगा। आप लोग मैथ्स के क्लास में पहुंचिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। सर मैथ्स पीसीआईडी पे होगी? नहीं, आपके ग्रुप पे आई थिंक लिंक शेयर्ड होगा, मुझे लग रहा है। जो दूसरा है दीनानाथ सर का आईडी, उस पे होना चाहिए, क्योंकि आज मेरी खुद की भी क्लास अभी है, तो उन्होंने अपना जो सब्सक्रिप्शन है लिया होगा या नंबर होगा। एक बार ग्रुप चेक कर लेना मनीष का प्लीज। सर अभी नहीं आया। थैंक यू सर। हाँ, मैं देख लेता हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 183 देखते हैं। आरब, आपको ग्रुप पे लिंक मिल गया होगा, वहां ज्वाइन कर लें मैथ्स का क्लास प्लीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 183 इसके लिए देखते हैं। When object is distance u1 and u2 from a lens, a real and virtual image are formed. और सेम मैग्निफिकेशन की बात कर रहा है। फोकल लेंथ क्या होगा ये बताना है। तो ध्यान से देखिए, आपने मान लिया डबल साइज का बन रहा है, ऑब्जेक्ट यहां रखा, u1 और डबल साइज का ये बन गया मान लेते हैं, या m टाइम्स साइज का mu1 ये बन गया। दूसरा देखिए, ये बहुत नजदीक u2 डिस्टेंस पर रखते हैं और ये mu2 डिस्टेंस पे बन जाता है मैग्नीफाइड। तो हमें फोकल लेंथ चाहिए। अब फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करिएगा? तो 1/f किसके बराबर लिखते हैं? 1/v माइनस 1/u, 1/mu1 माइनस 1/-u1, 1/m प्लस 1/u1। एक रिलेशन ये आ गया 1/f इक्वल्स। और दूसरे वाले के लिए देखिए, 1/f इक्वल्स टू 1/-mu1 माइनस 1/-u1। ये हो जाता 1-1/m 1/, अच्छा ये 2 वाला है, u2 वाला, ये u2 डिस्टेंस पे रखा था और ये mu2 पे बना था, mu2, ये u2। आपको f चाहिए, तो इन दोनों में जो कॉमन है m उसे हटाना पड़ेगा। यदि m हटा लेंगे तो काम अपना बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहां से u1 हटाते हैं और ऊपर ये u1 आ गया, u1/f इक्वल्स टू 1/m प्लस 1। और यहां से u2 हटाते हैं तो u2/f इक्वल्स टू हो गया 1-1/m। और अब जो दो इक्वेशन दिख रहा है इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, u1/f प्लस u2/f लेफ्ट साइड में देखिए और राइट साइड में देखिएगा 1-1/m 1 + 1/m ऐड होगा तो ये हो जाएगा 2। तो u1 प्लस u2/2 जो है ये किसके बराबर आ गया? f के बराबर आ गया। ये क्वेश्चन 183 का आपने देखा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 184, एक पंप जो है एक पर्टिकुलर रेट से पाइप में पानी डाल रहा है। तो पावर कैसे लिखते हैं?
पावर लिखते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। मान लो F thrust into V, rho A V square in rho A V square into V। ये पावर एफ भी वाला आइडिया मैंने सोचा है, और ये थ्रस्ट फोर्स भी क्लास 11th में फ्लूइड मैकेनिक्स में हम देखते हैं। किसी पाइप से रो डेंसिटी वाला ए एरिया के पाइप से भी स्पीड से पानी बाहर आए तो रो ए भी स्क्वायर इंटू बी। या दूसरा आइडिया देखिए जो मैं 9th के लेवल में लेना चाहता हूं। उमंग, हेलो उमंग। मैथ्स के लिए दीनानाथ सर के क्लास के लिए दूसरा आपको लिंक शेयर किया है। आपका जो नंबर मेरे पास है, आपका या आपके पापा का, तो वहां चेक करके उस लिंक पर जाइए आप मैथ्स के क्लास के लिए अभी 5 से 7। ओके, ठीक है उमंग, सुन रहे हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपके लिंक पे जाइए, लिंक शेयर कर दिया है, वहां दूसरा मैथ्स का लिंक है, उस पे जाइए। ओके सर। ये
जब आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 183, क्वेश्चन नंबर 183 के लिए देखिएगा, डबली मैग्नीफाई। तो रियल इमेज के लिए देखिए, ये आपने यहां रखा ऑब्जेक्ट और यहां बन गया इमेज। ये u1 डिस्टेंस है और ये m टाइम्स u1 हो गया। यहां आप क्या लिखेंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, u1/f इक्वल्स टू 1/m प्लस 1। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरा डायग्राम देखिए, इसमें आपने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा और यहाँ इमेज बन गया डबल m टाइम्स साइज का। ये u1 ये u2 पे रखा था अब, और इमेज बना होगा सेम साइज का, तो m टाइम्स, तो mu2 ये हो गया। मैग्निफिकेशन होता है तो जितना गुना इमेज का साइज हो गया उतना ही गुना डिस्टेंस भी हो जाता है। अब यहाँ इसके लिए 1/f कैसे लिखेंगे, 1/f 1/ माइनस mu2 माइनस 1/u2, क्या हो जाएगा ये u2/f माइनस 1/m प्लस 1। ये दूसरा इक्वेशन। एड इक्वेशन 1 एंड 2, आपके पास आ गया u1/f प्लस u2/f, 1/m प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो गया, आगे 2, तो u1 प्लस u2/2 ये हो जाएगा f के बराबर। आपने ये देखा आते हुए आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 184, एक पाइप से पानी को निकलते देखो, मान लो v से, डेल्टा टी टाइम में, मान लो v डेल्टा टी डिस्टेंस पे जो भी पानी है वो बाहर निकल आया। तो डेल्टा टी टाइम में जो पानी बाहर निकल करके आया उसका मास कितना हो गया, एरिया इनटू लेंथ, ये वॉल्यूम हो गया, इनटू डेंसिटी, डेंसिटी रो कह देते हैं, ये अल्फा बीटा थीटा जैसा रो ये लिखते हैं। डेल्टा टी से मैंने दोनों तरफ डिवाइड किया तो ये किसके बराबर आ गया, रो ए वी के बराबर आ गया। अब ध्यान देखना, पावर कैसे लिखते, पावर लिखते ध्यान दीजिएगा, हाफ mv² बाई टी। ध्यान से देखना, हाफ, एक m/t तो दिख ही रहा है, रो स्क्वायर a स्क्वायर v स्क्वायर बाई रो स्क्वायर a स्क्वायर कर देता हूं तो 1/2, ये तो पहला dm/dt है ही, और साथ में रो ए भी स्क्वायर का हो गया dm/dt का स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर ए स्क्वायर। सर ये तो अजीब मैथमेटिक्स में आप चले गए, तो मैं कहा कह रहा हूं कि ये 11th में नहीं पढ़ाया जाता, 9th में नहीं मिलेगा, 11th वाले भी कुछ बच्चे इसे समझ पाते हैं। 1/2 रो स्क्वायर ए स्क्वायर और साथ में आ गया dm/dt का होल क्यूब। तो आप यदि पानी के बाहर आने का रेट डबल कर देंगे, dm/dt डबल कर देंगे, पर केजी पर सेकंड जो आ रहा है वो डबल कर देंगे तो उसका क्यूब हो जाएगा पावर। तो पावर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 8 टाइम्स, क्यूब के प्रोपोर्शनल होने के कारण। तो आंसर आ जाएगा ये 8 टाइम्स। नेक्स्ट 186, जब भी किसी बार मैग्नेट की बात करते हैं तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन बाहर निकलता है और साउथ पोल पर पहुंचता है, ये उस बाहर में, और मैग्नेटिक लाइन हमेशा ना क्लोज लूप बनाता है, भीतर साउथ से नॉर्थ, और कोई भी लाइन वो कट नहीं करता एक दूसरे को, वो ध्यान रखिएगा।
चेक कर लीजिए किसमें ऐसा है। यहाँ देखिए दोनों के डायरेक्शन एक जैसे हैं, तो ये तो बेकार हो गया। यहाँ भीतर में है ही नहीं, तो ये भी बेकार हो गया। भीतर है ही नहीं, यही बेकार हो गया, तो यही तो बचा, आंसर है। फैक्ट की तरह ध्यान रखिएगा। Which one of the following is made of only one type of macromolecule? यार ये मेरे स्कोप से बाहर है। तो आप यदि यहां तक आ गए तो मुझे लगता है अपने फिजिक्स वाला टॉपिक कंप्लीट। तो ये जो पेपर आपने देखा, थैंक यू, मैं शेयर भी कर दूंगा, होगा तो एनालाइज कर लीजिएगा। एनटीएससी के हरियाणा के 2017 में आया हुआ पेपर। थैंक यू।